हेलो हाय डियर बच्चा गैंग, कैसे हो तुम लोग। आई एम ए टीचर कृतिका राठौर। तो तुम लोगों ने क्या मुझसे कहीं पढ़ा है? चलो ठीक है, अगर तुम लोग नई ऑडियंस हो तो आज तुम्हें मुझसे पढ़कर बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि मैं बहुत मज़ेदार तरीके से पढ़ाती हूँ एंड बहुत सारी इमेजेस भी कवर करती हूँ। ठीक है, अब तुम्हारी जो साइंस की बुक है ना, क्लास 7th क्यूरियोसिटी बुक, किसी किसी स्कूल्स में क्यूरियोसिटी बुक अभी लग चुकी है, किसी किसी स्कूल्स में अभी ये बुक नहीं लगी है। ठीक है, अगले साल से लगेगी। तो मैं अभी इस पर वीडियोस लेकिन बनाना अभी से शुरू कर देती हूँ। तो देखो, क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, और उस चैप्टर का नाम है द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस। अब ये जो चैप्टर है ना, ये एकदम इंट्रोडक्टरी चैप्टर है कि तुम इस पूरे बुक में जो बाकी के चैप्टर्स हैं उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हो। आई थिंक 14 चैप्टर्स हैं, तो 2 to 14 चैप्टर्स है, 2 to 12 चैप्टर्स में तुम क्या पढ़ने वाले हो उसका सिर्फ यहाँ पर इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो अगर तुम बुक पढ़ोगे तो वैसे भी चैप्टर छोटा है, उसमें यहाँ पर मैंने उस चैप्टर को इस तरीके से मॉडिफाई किया है नोट्स के फॉर्म में कि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि चैप्टर भाई बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो चलो अपन ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 1 द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस। ओके, तो सबसे पहले ना इंट्रोडक्टरी पार्ट पर आ जाते हैं अपन। तो साइंस इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, है ना। साइंस मतलब होता है क्या? सबसे पहले तो साइंस मतलब हमारे आसपास की चीज़ों के फैक्ट को जानना, उसको साइंस बोला जाता है। हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं कि ये पंखा क्यों रोटेट कर रहा है ना, वाई इज़ द फैन रोटेटिंग, या फिर अर्थ क्यों मतलब रोटेट करती है, या अर्थ क्यों रिवॉल्व करती है ना, सन क्यों रिवॉल्व करता है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। रीजंस नहीं पढ़ेंगे, लेकिन साइंस हमें क्या सिखाती है ना, साइंस हमारा दिमाग कैसे खोलती है। ठीक है, तो ये अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो साइंस इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, है ना, हर चीज़ में साइंस है ना। अगर मैं बोल रही हूँ तो मैं बोल भी कैसे पा रही हूँ, क्योंकि मैं इनहेल कर रही हूँ, उस टाइम पर जो एयर है वो मेरे वोकल कॉर्ड्स पर टकरा रही है, जिस वजह से मेरे वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं बोल पा रही हूँ, इसलिए साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो हर चीज़ के पीछे एक रीज़न है, हर चीज़ के पीछे, है ना। साइंस इज प्रेजेंट एवरीवेयर फ्रॉम द टाइनी सेल्स इन अ लीफ, है ना। लीफ का जो टाइनी सेल्स है, देखो जिस तरीके से ब्रिक से मिलकर एक बिल्डिंग बनी होती है, उसी तरीके से हमारी जो पूरी बॉडी है वो सेल से मिलकर बनी होती है। सेल से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से पूरी बॉडी। इतना याद नहीं हो रहा हो तो सिर्फ इतना याद रखो कि हम सेल से मिलकर बने हुए हैं, है ना, और प्लांट्स भी सेल से मिलकर बने हुए हैं। तो फ्रॉम द टाइनी सेल्स इन अ लीफ, लीफ में छोटे छोटे सेल्स से लेकर वास्ट मूवमेंट्स ऑफ सन मून एंड स्टार्स, है ना, सन मून और स्टार्स का मूवमेंट होना। तो इतनी छोटी चीज़ से लेकर इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, इट इन्फ्लुएंसेस एवरीथिंग वी ऑब्जर्व एंड एक्सपीरियंस इन डेली लाइफ। हम अपनी डेली लाइफ में जो भी चीज़ें करते हैं, ठीक है, जैसे अगर आज तुम पानी पीते हो, ठीक है, तो तुम्हें क्लीन वाटर मिलता है। वो तुम्हें क्लीन वाटर साइंस की वजह से मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि बेटा अगर अपन देखा जाए 3/4 अपनी अर्थ में पानी है, लेकिन उसके बावजूद भी पानी सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है ना। तो अपन क्लीन वाटर कैसे ले पा रहे हैं, उसके पीछे भी साइंस है कि उसका प्योरीफिकेशन होता है। कुकिंग करते हैं, कुकिंग के पीछे भी साइंस जुड़ी होती है। ठीक है, टूथपेस्ट में फ्लोराइड्स डलते हैं और दूसरे केमिकल्स डलते हैं ताकि अपने टीथ क्लीन हो जाए। ठीक है, तो उसके पीछे भी केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री साइंस का ही पार्ट है, तो उसमें भी साइंस जुड़ी हुई है। तो मतलब साइंस हर चीज़ को इन्फ्लुएंस करता है अपनी डेली लाइफ की। ठीक है, इट हेल्प्स अस। अब साइंस हमें और कैसे हेल्प करता है? तो साइंस हेल्प्स अस टू आस्क क्वेश्चंस, है ना। साइंस की बेटा शुरुआत ही होती है क्वेश्चनिंग करने से कि ये चीज़ क्यों हो रही है ना। परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट आइडियाज़, और अपन क्या करते हैं कि एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, है ना। एल्बर्ट आइंस्टाइन याद है तुमको इस बात से? तो परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट आइडियाज़। फिर अंडरस्टैंड नेचुरल प्रोसेसेस बेटर, है ना। नेचुरल प्रोसेसेस की जैसे थंडरिंग क्यों होती है, लाइटनिंग क्यों होती है, एकदम से बिजली को चमकती है। तो अपन नेचुरल प्रोसेसेस को और अच्छे से समझ पाते हैं। या फिर बारिश क्यों होती है, वाटर साइकिल की वजह से। नेक्स्ट, इवन सिंपल ऑब्जर्वेशंस लाइक मेकिंग पेपर प्लेन्स और वॉचिंग शेडोज कैन इंस्पायर बिग डिस्कवरीज इन साइंस, है ना। जैसे अपन पेपर प्लेन बनाते हैं, है ना, तो उससे अपने को जैसे धीरे धीरे आइडिया है कि अपन असली का भी तो ऐसे प्लेन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी क्या होती है, साइंटिफिक होती है ना। साइंटिफिक लर्निंग, है ना, या फिर साइंटिफिक क्यूरियोसिटी हमारे अंदर डेवलप करती है चीज़ें। जैसे अगर तुम प्लेन उड़ा रहे हो ऐसे, तुम अच्छा एक बात बताओ, तुम प्लेन बनाते हो पेपर से, फिर उसको उड़ाते हो, क्यों? क्योंकि तुम एक्चुअली क्यूरियस हो कि आगे जाके वो देखो ऊपर हेलीकॉप्टर प्लेन उड़ता है ना, तो आगे जाके मैं भी उस प्लेन पर बैठूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ें तुम्हारे अंदर एक क्यूरियोसिटी डेवलप करती हैं। लाइक मेकिंग पेपर प्लेन्स, अब वो जो एरोप्लेन बना है उसके पीछे भी तो साइंस जुड़ी हुई है। तो मतलब कहीं ना कहीं साइंस से जुड़ी हुई हर चीज़ तुम्हारे अंदर एक क्यूरियोसिटी डेवलप करती है।
ठीक है। या फिर तुम जैसे टेम्पल इन पार्क्स जाते हो तो वहाँ पर ऐसे ना स्पॉन्ज होते हैं, बड़े बड़े स्प्रिंग्स होते हैं, तुम उसके ऊपर कूदते हो, फिर तुम उछलते हो, फिर कूदते हो उछलते हो, उसमें भी साइंस है, उसमें फिजिक्स जुड़ी हुई है। ओके, तो वो चीज़ें मतलब तुमको कितना क्यूरियस बनाती है, कितना इन्फ्लुएंस करती है। कैन इंस्पायर बिग डिस्कवरीज इन साइंस, ठीक है। अब जैसे तुम आज देख रहे हो कि तुम धूप में चल रहे हो तो तुम्हारी शेडो फॉर्म हो रही है ना, तो तुम्हारे अंदर मान लो क्यूरियोसिटी डेवलप होगी कि शेडो कैसे फॉर्म हुई, फिर धीरे धीरे तुम उसकी डेप्थ में जाओगे और जाते जाओगे, है ना। फिर उसके बाद तुम और चीज़ें पढ़ते जाओगे, और जितना ही तुम डेप्थ में जाते जाओगे तुम उतने क्वेश्चंस निकालते जाओगे कि अच्छा फिर ऐसा क्यों हुआ, फिर ऐसा क्यों हुआ, फिर ऐसा क्यों हुआ, ऐसी चीज़ें तुम्हारे माइंड में आती रहेंगी। तो साइंस एज एन एडवेंचर, तो साइंस क्या है, एक एडवेंचर भी है। कैसे, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड, है ना, अपन वर्ल्ड को ऑब्जर्व कर सकते हैं, साइंस की मदद से एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे साइंस हेल्प्स अंडरस्टैंड स्मॉल थिंग्स सच है, साइंस की मदद से हम छोटी छोटी चीज़ों को समझते हैं। कौन कौन सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको अपन साइंस की मदद से समझते हैं। टाइनी सेल्स इनसाइड अ लीफ, लीफ के अंदर जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं, है ना, उसके बारे में समझते हैं। जैसे कुछ लीव्स होती हैं जो अपने को ग्रीन दिखती हैं, क्यों, क्योंकि उसके सेल्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट, उसके पास ग्रीन पिगमेंट होता है। कुछ लीव्स होती हैं जो कि अपने को कलरफुल दिखती हैं क्योंकि उसके सेल्स के पास कलरफुल पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। द वे बैक्टीरिया हेल्प इन डिकम्पोजिशन, जैसे अगर कुछ मान लेते चूहा मर गया तो थोड़े टाइम बाद तुम्हें वहाँ पर वो चूहा नहीं दिखेगा, क्यों, क्योंकि बैक्टीरियाज उस चूहे को सड़ा देते हैं, इसी वजह से बदबू भी आती है ना, और उसको उस पर फीड करते हैं। तो वे बैक्टीरिया हेल्प इन डिकम्पोजिशन, ये भी चीज़ किससे जुड़ी हुई है, ये भी चीज़ साइंस से ही जुड़ी हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सप्लोर बिग थिंग्स, हम साइंस से सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें ही नहीं कि बैक्टीरिया सेल्स, हम बड़ी बड़ी चीज़ों को भी एक्सप्लोर करते हैं। जैसे रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजिंग डे एंड नाइट, है ना, अर्थ के रोटेशन की वजह से दिन और रात होती है ना। मूवमेंट ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स, अब रोटेशन की वजह से दिन और रात कैसे होती है वो तुमको आगे पढ़ना है, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है ना। इसमें जो जो चीज़ें तुमसे पूछी जा रही है ना वो तुमको आगे के चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ना है। मूवमेंट ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स, स्टार्स क्यों मूव करते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ठीक है, और क्या वो सच में टिमटिमाते हैं या अपने को ही बस ऐसे दिखते हैं कि टिमटिमा रहे हैं। फिर उसके बाद प्लैनेट्स, है ना, प्लैनेट्स क्यों मूव करते हैं। देन क्यूरियोसिटी इज़ द फर्स्ट स्टेप, लेकिन अगर हमें साइंस को जानना है ना, किसी भी चीज़ के पीछे की साइंस मतलब क्या, इफेक्ट को जानना है, तो हमें सबसे पहले तो क्यूरियस होना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि एकदम बोरिंग होके बैठे हो फिर बोल रहे चलो भाई पंखा क्यों घूमता है बता दो, तारे क्यों टिमटिमा रहे हैं, क्यों स्पार्कल कर रहे हैं बता दो। नहीं भाई, जब तक तुम्हारे अंदर एक क्यूरियोसिटी नहीं आएगी तब तक तुम साइंटिफिक टेम्पर अपने अंदर जनरेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलो, साइंस बिगिंस विथ क्वेश्चंस, साइंस की शुरुआत किससे होती है, क्वेश्चन से होती है। जैसे वाई इज द स्काई ब्लू, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर तुम्हें 10th में मिलता है कि स्काई ब्लू क्यों होता है, लाल भी तो हो सकता था, ग्रीन भी तो हो सकता था, ब्लू ही क्यों होता है, ठीक है। क्या भगवान जी का फेवरेट कलर है ब्लू, नहीं बेटा, साइंस है उसके पीछे। हाउ डज रेन फॉर्म, बारिश क्यों होती है। जैसे जब मैं छोटी थी, तुम लोग बताना अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता है तो, जब मैं जैसे छोटी थी तो मुझे ऐसा लगता था कि जब इंद्र भगवान जी रुष्ट हो जाते ना तो बारिश होती है। फिर बड़े होके जब मैंने 7th में वाटर साइकिल पढ़ी, देन आई गॉट टू नो, ओ ठीक है। फिर वाई डू सम ऑब्जेक्ट्स फ्लोट वाइल अदर्स सिंक, अगर तुम सिक्का पानी में डालोगे तो वो डूब जाएगा, लेकिन वहीं अगर तुम लीफ डाल दोगे या पेपर डाल दोगे तो वो फ्लोट करेगा, ऐसा क्यों। आस्किंग सच क्वेश्चन इज द फर्स्ट स्टेप टू थिंकिंग लाइक अ साइंटिस्ट, तो जब तुम ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछोगे ना तो मतलब हाँ तुम साइंटिस्ट की तरह सोच रहे हो, मतलब ठीक है, तुम्हारी शुरुआत हो चुकी है एक साइंटिस्ट बनने की। लर्निंग बाय डूइंग, है ना, लेकिन कोई भी चीज़ अपन कब सीखते हैं, जब अपन वो चीज़ करते हैं, है ना। चप्पल, जैसे तुमने चलना कब सीखा होगा, जब तुम बहुत बार गिरे होगे तब तुमने चलना सीखा होगा, है ना। तो चीज़ें अपन कब सीखते, जब अपन असल में करते हैं। सो एक्सपेरिमेंट्स मेक लर्निंग मोर इफेक्टिव, एक्सपेरिमेंट्स से लर्निंग बहुत इफेक्टिव होती है, ठीक है। चलो, टेस्टिंग मटेरियल्स एट होम टीचर्स अबाउट देयर प्रॉपर्टीज़, तो अपन क्या करते हैं कि मटेरियल्स को घर पर अपन टेस्ट करते हैं। जैसे ऐसा बोलते हैं कि आलू से, पटेटो से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, है ना, मैंने ऐसा बोल दिया, लेकिन जब तक तुम करोगे नहीं तब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि अच्छा ऐसा होता भी है, ठीक है। जब तुम कर लोगे तो तुम बोलोगे कि देखो मेरे पास प्रूफ है कि हाँ पटेटो से इलेक्ट्रिसिटी, पटेटो जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन जब तक तुम नहीं करोगे तब तक तुम उस चीज़ को अच्छे से नहीं जान पाओगे, ठीक है। ऑब्जर्विंग चेंजेस इन प्लांट्स शोज़ हाउ ग्रोथ एंड लाइफ प्रोसेसेस वर्क, है ना। ऑब्जर्विंग चेंजेस इन प्लांट्स शोज़ हाउ, जैसे अपन प्लांट्स में भी चेंजेस ऑब्जर्व करते हैं तो अपने को पता चलता है कि लाइफ प्रोसेसेस कैसे होती है। अब इसका मतलब क्या हुआ वो आगे समझ में आएगा।
जैसे प्लांट्स भी तो ग्रो करते हैं कि नहीं करते हैं। अब जो प्लांट्स की स्टडी करता है उसको बॉटनिस्ट बोलते हैं, तो वो भी एक साइंटिस्ट है। इमेजिनेशन एंड साइंस, अब साइंस में ना इमेजिनेशन की बहुत ज़रूरत होती है। इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी प्ले अ बिग रोल इन डिस्कवरीज। जैसे अगर हमें जब तक हम किसी चीज़ को इमेजिन नहीं करेंगे, क्रिएटिविटी मतलब एक्सपेरिमेंट्स नहीं करेंगे क्यूरियस होकर, ठीक है, तब तक हम किसी चीज़ की डिस्कवरी नहीं कर पाएंगे। सो द डिज़ाइन ऑफ एयरप्लेन्स वॉज इंस्पायर्ड बाय द वे बर्ड्स फ्लाई, है ना। जैसे एरोप्लेन है ना, एयरप्लेन की जो डिज़ाइन है वो पता है किससे इंस्पायर थी? बर्ड फ्लाई से, है ना। जैसे बर्ड्स उड़ती हैं तो बर्ड्स क्यों उड़ पाती है? एरोप्लेन और बर्ड्स एक जैसे ही दिखते हैं ना स्ट्रक्चर में, तो बर्ड्स से इंस्पिरेशन ली थी एरोप्लेन बनाने की, ठीक है। सिंपल पेपर प्लेन्स हेल्प्ड साइंटिस्ट्स अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लाइट्स, ठीक है। और साइंटिस्ट ने सबसे पहले क्या किया था, इतना बड़ा एरोप्लेन बनाने से पहले उनने पेपर प्लेन बनाया था, ठीक है, ताकि वो समझ सकें प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लाइट, मतलब प्लेन उड़ाने के क्या क्या उसूल होते हैं, क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, किन चीज़ों का ऐसे ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। एक्सप्लोरिंग साइंस बियॉन्ड द क्लासरूम, अब साइंस जो है वो क्लासरूम से भी परे है ना। सिर्फ ऐसा नहीं कि हम क्लास में जो रट्टू तोता की तरह थियोरिकल चीज़ें पढ़ते हैं वो साइंस है, वो साइंस नहीं है, सिर्फ वो साइंस नहीं है। जब तक साइंस एक्सपेरिमेंट से आती है, तुम पता है जब बड़ी क्लासेस में जाओगे ना, यू विल ऑब्जर्व कि तुम जो चीज़ें पढ़ रहे हो, जो चीज़ें तुम मैम मतलब तुमको समझा रही हैं, जब तुम केमिस्ट्री लैब में उसको एक्सपेरिमेंट करने जाते हो ना, तो एक्सपेरिमेंट में बहुत देर लग जाती है और कभी कभी तो एक्सपेरिमेंट्स फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो तुम्हें क्या, तुम जब पढ़ रहे थे तब तुम्हें ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर तो सारा नॉलेज आ गया है साइंस का, मुझे सब समझ में आ गया लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब हम उस चीज़ को करने जाते हैं ना, तब हमें असलियत में समझ में आता है कि वो चीज़ हमें समझ में आई भी है कि नहीं असल में, है ना। जैसे तुमने, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल देती हूँ, तुमने मम्मी को भिंडी की सब्ज़ी बनाते हुए देख लिया और तुम बोल रहे हो कि मैंने सब्ज़ी बनाते हुए देख लिया तो मुझे आ गई। लेकिन क्या ऐसा होता है? जब तुम सब्ज़ी बनाने जाओगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि अरे यार मेरे को तो पता ही नहीं चल रहा भाई कितना नमक डालूं, है ना, किस अंदाज से नमक डालूं, भिंडी कब सींचती है ना, भिंडी को बार बार चलाना पड़ता है वरना जल जाती है, ठीक है। तो चीज़ें जो है ना वो इफ़ेक्टिवली तुम तभी जान पाते हो, तभी तुम्हें चीज़ों की राइट अंडरस्टैंडिंग होती है जब तुम एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हो, ठीक है। जब तक तुमने एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए तब तक थ्योरी पढ़ के ये मत समझो कि तुम्हें वो चीज़ समझ में आ गई है। ट्रू अंडरस्टैंडिंग कम्स व्हेन वी अप्लाई साइंस इन रियल लाइफ, तभी हमें ट्रू अंडरस्टैंडिंग आती है, ओके। फिर डूइंग हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़, मतलब खुद से एक्टिविटीज़ करते रहना। जैसे मैंने अगर कुछ समझाया है ना और मैंने बोला कि हाँ ये एक्टिविटी तुम घर पे ट्राई कर सकते हो, सारी अपन घर पे ट्राई नहीं कर सकते क्योंकि कुछ कुछ थोड़ी डेंजरस भी होती है ना, क्योंकि केमिस्ट्री भी तो इन्वॉल्व होती है। पता चला तुमने अपने ऊपर केमिकल्स लगा लिए फिर स्किन जल गई तो, है ना। तो जो एक्सपेरिमेंट टीचर बोले या इंस्ट्रक्टर बोले वही करो। ऑब्जर्विंग नेचर क्लोजली, है ना, नेचर को एकदम क्लोजली ऑब्जर्व करो, जैसे लोग टेलीस्कोप से ऑब्जर्व नहीं करते, है ना। तो इस तरीके से क्लोजली नेचर को, अभी तो अपन दूर से देख रहे हैं लेकिन जो टेलीस्कोप से नेचर को ऑब्जर्व करते हैं उनको और ज़्यादा समझ में आता है नेचर के बारे में, है ना। साइंस टीचर्स अस दैट, साइंस हमें और क्या समझाती है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ अफेक्ट द एनवायरनमेंट, कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इन्वायरमेंट अफेक्ट हो रहा है। जैसे डिफॉरेस्टेशन की वजह से वेदर कंडीशंस ख़राब हो रही हैं, ठीक है, ऐसा। और डिफॉरेस्टेशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब बेटा क्या होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस वजह से अपना जो एटमॉस्फेयर होता है ना उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है ना। और अगर टेम्परेचर बढ़ गया एटमॉस्फेयर का तो उस वजह से ग्लेशियर्स पिघल जाते हैं, फिर बाढ़ आएगी, सब डूब जाएगा, ऐसा होता है, ठीक है। अब अगर अपन डिफॉरेस्टेशन करते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ठीक है, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो प्लांट्स ही अगर कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए प्लांट्स ही नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा, एटमॉस्फेयर में ही रह जाएगा, ठीक है। और वो क्या करेगा, उसका लेवल बढ़ता जाएगा तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग होती है, ठीक है। तो ये भी अपने को साइंस ही सिखाती है कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से ह्यूमन एक्टिविटीज़, डिफॉरेस्टेशन तो हम ही करते हैं ना, तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इन्वायरमेंट किस तरीके से अफेक्ट होता है। वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट नेचर एंड इंश्योर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, है ना। हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अपन अपने नेचर को प्रोटेक्ट करें और सस्टेनेबल फ्यूचर इंश्योर करें। सस्टेनेबिलिटी मतलब क्या होता है, सस्टेनेबल मतलब आज के रिसोर्सेज को ऐसे यूज़ करो कि आगे वाली जनरेशन भी उसका इस्तेमाल कर पाए। ऐसा मत समझो कि हैं ये सब तो विरासत में मिल गया,
ठीक है, ये चीज़ें तुम्हें किसी से मिली नहीं है, ये नेचर की है और नेचर की ही रहेगी। ठीक है, जब तुम अगर यहाँ रह रहे हो तो तुम्हें ऐसा नहीं कि तुम इन्वायरमेंट को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी समझ बैठ रहे हो, है ना, जो करना है उसके साथ वो करोगे, ऐसा नहीं करना है। ओके, तो सस्टेनेबल मतलब आज के रिसोर्सेज को ऐसे यूज़ करना कि आगे वाली जनरेशन भी उसका यूज़ कर पाए। लर्निंग अबाउट पॉल्यूशन हेल्प्स अस अंडरस्टैंड वेज टू रिड्यूस इट, है ना, फिर हम पॉल्यूशन के बारे में जानते हैं, फिर पॉल्यूशन को प्रिवेंट करने के या रिड्यूस करने के मेजर्स के बारे में जानते हैं, है ना। फिर साइंस एज अ वे ऑफ थिंकिंग, तो वो भी साइंस है कि पॉल्यूशन कैसे रोक सकते हैं, है ना। जैसे नॉइज़ पॉल्यूशन पता है कैसे और रोक सकते हैं, अशोक और नीम के ट्रीज़ भी अपन अगर बहुत प्लांट करें, या फिर अगर अपन कुछ कॉटन के आते हैं यार कुछ, तो ईयर प्लग्स ना, कॉटन के ईयर प्लग्स आते हैं, वो अगर अपन अपने कान में लगाएं तो उससे भी नॉइज़ पॉल्यूशन अपने तक तो नहीं पहुंचेगा, ज़्यादा कम रहेगा। ठीक है, क्योंकि कॉटन जो होता है वो गुड एब्जॉर्बर होता है नॉइज़ का। अगर ये रूम खाली होता तो इको प्रोड्यूस होता, मेरी आवाज़ गूंज रही होती, लेकिन यहाँ पर जैसे कॉटन के पर्दे हैं, बेडशीट है, तो उस वजह से मेरी आवाज़ कॉटन में एब्जॉर्ब हो जा रही है, इसलिए इस रूम में इको प्रोड्यूस नहीं हो रहा। कभी अकेले रूम में जाना और वहाँ ज़ोर से चिल्ला के बात करना, इको प्रोड्यूस होगा। तो ये भी साइंस है। ठीक है, या फिर जिस एरिया में बहुत ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूशन होता है ना, वहाँ अशोका और नीम के ट्रीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट करो, तो अशोका और नीम के ट्रीज़ साउंड के गुड एब्जॉर्बर होते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में अपने को कैसे पता चला, साइंस, जब अपन ने फैक्ट जानना शुरू किया। ठीक है, तो साइंस इज़ मोर देन फैक्ट्स, लेकिन अब साइंस और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है, साइंस फैक्ट से भी ऊपर है। कैसे, इट इज़ अ मेथड ऑफ थिंकिंग, है ना, सोचना। ठीक है, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना, क्यूरियोसिटी डेवलप करना, दैट इज़ साइंस। इमेजिनेशन यूज़ करना, क्यूरियोसिटी, देखो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है थिंकिंग में, क्यूरियोसिटी, बीइंग ईगर टू लर्न, सबसे पहले तो आपके अंदर किसी चीज़ को जानने की चाह होनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्वेश्चनिंग, है ना, कि ठीक है तुमने वो चीज़ जानी, अब जानने के बाद तुम्हारे अंदर क्वेश्चंस आने चाहिए कि ये चीज़ क्यों हो रही है और कैसे हो रही है, सो व्हाई एंड हाउ। देन एक्सप्लोरेशन, फिर तुम एक्सप्लोर करते हो चीज़ों को, है ना, कि टेस्टिंग करते हो कि हाँ ये चीज़ सच में इसी वजह से हो रही है, और फिर ऑब्जर्व करते हो, तो एक्सप्लोरेशन करना, ऑब्जर्व करना। फिर क्लास 7th में तुम पढ़ोगे, यू विल लर्न टू आस्क डीपर क्वेश्चंस, है ना, जैसे क्लास 7, एक मिनट, अच्छा मतलब आगे के ही चैप्टर में, मैं तभी सोचूं भाई क्लास 7th ही तो चल रही है। हाँ, क्या क्या पढ़ोगे, हाउ डू मशीन्स वर्क, मशीन कैसे वर्क करती है ना, वाई डू सम सब्सटेंसेस चेंज व्हेन हीटेड, कुछ सब्सटेंसेस अपना फॉर्म चेंज कर लेते हैं अगर अपन उनको हीट कर, जैसे प्लास्टिक क्यों करते हैं। व्हाट पैटर्न्स इन नेचर कैन टीच अस अबाउट फ्यूचर इवेंट्स, है ना, जैसे नेचर में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो अपने को फ्यूचर इवेंट्स के बारे में बता देती है, जैसे व्हाट पैटर्न्स इन नेचर कैन टीच अस अबाउट फ्यूचर इवेंट्स, मतलब नेचर में कोई कुछ ऐसे पैटर्न्स बनते हैं जो अपने को फ्यूचर इवेंट्स के बारे में बता देते हैं। फॉर एग्जांपल, जो जैसे अर्थक्वेक जब आने वाला होता है तो जो मछलियाँ होती हैं वो ज़ोर ज़ोर से ऐसे पानी के अंदर से निकल के छलांग मारती हैं, है ना, तो ऐसे कुछ पैटर्न्स होते हैं नेचर में जो अपने को फ्यूचर इवेंट्स के बारे में बता देते हैं। जैसे सुनामी आने वाली होती है अगर, तो पानी में कुछ मूवमेंट्स पता चल जाते हैं, ऐसा होता है। एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एंड देयर प्रॉपर्टीज़, देन चीज़ों को एक्सप्लोर करना, है ना, उनकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लोर करना, जैसे ऑब्जर्विंग डेली मटेरियल्स, अपने जो डेली मटेरियल्स उसको मैं बता रही हूँ कि मतलब फैक्ट्स को जानते कैसे हैं हम, जो भी चीज़ डेली यूज़ करते हैं, जैसे फ्रूट्स, क्लोथ्स, स्पाइसेस, यूटेंसिल्स, प्लास्टिक्स एक्सेट्रा, है ना। साइंस अपने को एंकरेज करती है कि अपन हर चीज़ को केयरफुली ऑब्जर्व कर सकें, पूछ सकें वाई डू दे बिहेव दिस वे, कि ये चीज़ इस तरीके से क्यों होती है ना, रिपीट है चीज़ें। एग्जाम्पल्स, जैसे देखो फ्रूट्स के बारे में मैंने एग्जांपल तो दिया, लेकिन फ्रूट्स के बारे में क्या जाने, जैसे कुछ फ्रूट्स खट्टे के होते हैं क्योंकि वो एसिडिक होते हैं। ठीक है, वाई डज अ टर्मरिक स्टे नॉट गो अवे ईजिली व्हेन वॉश, टर्मरिक का अगर दाग लग गया तुम्हारे कपड़ों पर तो वो ईजिली क्यों नहीं जाता, उसके पीछे भी साइंस है। मटेरियल्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो, जैसे इलेक्ट्रिक बैटरीज के साथ, वायर्स के साथ, लैम्प्स के साथ, ये भी अपने को कुछ सिखाते हैं। ठीक है, जैसे
मटेरियल्स को कैसे कैसे क्लासीफाई करते हैं, तो कंडक्टर्स के बेसिस पर और नॉन कंडक्टर। कंडक्टर्स वो होते हैं जो हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक वायर्स कॉपर के क्यों होते हैं, क्योंकि कॉपर इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करता है टू पास थ्रू इट, है ना। तो कंडक्टर्स वो होते हैं दैट अलाउ करंट टू पास, नॉन कंडक्टर्स वो होते हैं जो करंट को पास होने नहीं देते। फिर इसके बाद डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो भी अपने को साइंस से पता चलता है ना। ये भी अपन पढ़ेंगे, मतलब इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे वो है ही, है ना, कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या डिफरेंस होता है ना। और मेटल्स को मेटल्स क्यों बोलते हैं, नॉन मेटल्स को नॉन मेटल्स क्यों बोलते हैं, ये थोड़ा 10th में आता है। स्टडिंग चेंजेस इन मटेरियल्स, ऑब्जर्विंग यूज्ड बैटरीज और चेंजेस इन फूड आइटम शो दैट, है ना। जैसे मान लो तुम एप्पल बाहर रखेगा, कुछ टाइम बाद वो रेड कलर का हो जाएगा, ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे भी साइंस है ना। फिर यूज्ड बैटरीज को ऑब्जर्व करना, उसके पीछे भी साइंस है। मटेरियल्स चेंज ओवर टाइम मटेरियल्स का बदल जाना, वो भी क्या है, साइंस है। दीज चेंजेस कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अंडरस्टैंडिंग चेंजेस अराउंड अस, अपने आसपास के चेंजेस को समझना। जैसे टाइप्स ऑफ चेंजेस, फिजिकल चेंजेस होते हैं। फिजिकल चेंजेस वो होते हैं जिसमें सिर्फ किसी सब्सटेंस का शेप, साइज, स्टेट चेंज होती है। फॉर एग्जांपल आइस मेल्ट हो गई, उसने पानी बना लिया, तो आइस से क्या बना, पानी बना, ठीक है। तो यहाँ से स्टेट चेंज हो रही है कि आइस इज़ अ सॉलिड फॉर्म एंड वाटर इज़ अ लिक्विड फॉर्म, ठीक है। तो ये फिजिकल चेंज है। लेकिन केमिकल चेंज वो होता है जिसमें पूरा सब्सटेंस चेंज हो जाता है और कुछ नया फॉर्म कर लेता है। फॉर एग्जांपल फ्रूट्स का राइपनिंग ऑफ फ्रूट, मतलब फ्रूट्स का पकना। तो अब तुम वापस से, जैसे कैरी से बना मैंगो, अब तुम मैंगो से वापस से कैरी तो नहीं बना सकते। आयरन का रस्ट होना, आयरन एक बार अगर उसमें जंग लग गई तो लग गई, अब उससे नया आयरन तो तुम वापस नहीं बना सकते, ओरिजिनल आयरन नहीं आ सकता। डिस्चार्ज ऑफ अ बैटरी, बैटरी एक बार ख़त्म हो गई तो बस, है ना, तुम उसको वापस से ओरिजिनल बैटरी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तुमको उसको फेंकना ही पड़ेगा। ये चीज़ है ना। रिवर्सिबल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस को ही रिवर्सिबल चेंजेस बोलते हैं। चेंजेस दैट कैन बी अनडन, जैसे वाटर को मैंने आइस में कन्वर्ट किया, है ना। अब आइस है, मैं उसको वापस से मेल्ट करूँगी तो पानी बन जाएगा। फिर उसके बाद इरिवर्सिबल चेंजेस वो होते हैं दैट कैन नॉट बी अनडन, मतलब जिसको मैं वापस से ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकती, रिवर्स नहीं कर सकती। जैसे फूड एक बार बन गया, कुक हो गया तो कुक हो गया, अब मैं उसको वापस से रॉ फूड में कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि अगर ऐसा होता ना तो मैं गिलकी को सबसे पहले कन्वर्ट करती। पेपर एक बार जल गया तो उसने ऐश बना दिया, अब ऐश को मैं वापस से ओरिजिनल पेपर में कन्वर्ट नहीं कर सकती, और यूज्ड बैटरी को मैं ओरिजिनल बैटरी में कन्वर्ट नहीं कर सकती। रोल ऑफ हीट इन चेंजेस, है ना। हीट इज़ अ मेजर फैक्टर दैट कॉजेज चेंजेस। जैसे आइस क्यूब्स मेल्टिंग इन समर, हीट की वजह से आइस क्यूब्स समर में मेल्ट हो जाते हैं। आइस क्यूब्स, ग्लेशियर्स धीरे धीरे मेल्ट होने लगते हैं बहुत गर्मी अगर पड़ती है तो, है ना। बॉइलिंग वाटर स्टीम में चेंज हो जाता है, अभी पानी उबल रहा है, फिर धीरे धीरे वो स्टीम में चेंज हो जाएगा, क्यों, हीट की वजह से। हीट ट्रांसफ़र, हीट हमेशा जैसे हायर से लोअर की तरफ जाती है, ज़्यादा से कम की तरफ जाती है, ठीक है। जैसे तुम ऐसा ऑब्जर्व करना कि कभी होता है ना कि तुम्हें दूध फ्रिज में रखना है लेकिन अभी वो गर्म है, तो तुम क्या करते हो, एक परात लेते हो, उसमें पानी भरते हो, फिर उसमें उस दूध की तपेली को रख देते हो, है ना, ताकि दूध जल्दी ठंडा हो जाए। तो ऑब्जर्व करना कि अब देखो मिल्क में मिल्क में हीट ज़्यादा है और सराउंडिंग वाटर में हीट कम है, तो मिल्क की जो हीट है वो सराउंडिंग वाटर में ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है। तो हीट हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ जाती है। दिस ट्रांसफ़र लेड्स टू चेंजेस इन टेम्परेचर, अब अगर ऐसा होता है तो टेम्परेचर भी चेंज होता है। अब मिल्क जो होगा उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा और जो सराउंडिंग वाटर है उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि मिल्क की हीट तो सराउंडिंग वाटर में आ गई है। फिर चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर में भी हीट की वजह से चेंजेस आते हैं। जैसे आइस है, आइस को मैंने हीट प्रोवाइड की तो वो वाटर में कन्वर्ट हो गई, तो आइस सॉलिड फॉर्म था लेकिन वाटर तो लिक्विड फॉर्म है। हीट इन द वाटर साइकिल, वाटर साइकिल में भी हीट इन्वॉल्व होती है ना। तो तुम हीट का फंक्शन समझ रहे हो ना, कि हीट से भी, मतलब हीट भी एक साइंस का ही पार्ट है ना। तो देखो हीट भी मतलब कैसे चेंजेस लाता है ना, और मतलब उन चेंजेस का रीज़न हीट है। ओके, समझ में आ रही है ये चीज़। फिर इवेपोरेशन, वाटर साइकिल क्या होती है, सबसे पहले जो वाटर बॉडीज़ होती है उसमें से जो वाटर होता है वो इवेपोरेट होता है ना, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। फिर जो वाटर वेपर्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर में जाके कंडेंस होते हैं और क्लाउड फॉर्म करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। देन जब क्लाउड्स हैवी हो जाते हैं तो बारिश होती है, वो रेन के फॉर्म में नीचे आते हैं ग्राउंड पर, तो उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। फिर फोर्थ प्रोसेस होती है इन्फिल्ट्रेशन, जिसमें बारिश का जो पानी है
या तो कुछ पानी तो ग्राउंड में सीप डाउन हो जाएगा। फिर उसके बाद अपन जब कुएँ खोदते हैं, वेल्स खोदते हैं, है ना, हैंड पम्प्स के थ्रू अपन ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर लेते हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि कुछ पानी जो होता है वो रिवर्स में जाता है, देन रिवर्स फाइनली सीज या ओशंस में जाकर मिल जाते हैं, तो वो होता है इन्फिल्ट्रेशन। फिर इसके बाद चेंजेस इन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में कैसे चेंजेस आते हैं, तो लाइफ प्रोसेसेस इन ह्यूमंस, है ना, अपने ह्यूमंस में भी लाइफ प्रोसेसेस हैं। मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है ना इस चैप्टर में चल क्या रहा है, ये बता रहा है कि हर चीज़ के पीछे साइंस जुड़ी हुई है। जैसे अभी जो मैंने तुमको बताया था कि वाटर से आइस बन गई, जैसे आइस से वाटर बन गया, तो उसके पीछे का फैक्ट क्या था, हीट की वजह से हुआ ये सब, है ना। तो फैक्ट ही साइंस है, तो तुम ऐसे कंफ्यूज मत होना, किसी चीज़ का फैक्ट जानना ही साइंस है ना। जैसे ह्यूमंस में लाइफ प्रोसेस होती है, तो ये बता रहा है कि तुम जो भी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे अगर फ्रूट पक गया तो उसके पीछे भी साइंस है ना। अब देखो एक्टिविटी, जैसे न्यूट्रिशन मतलब होता है कि फूड लेना, उसको डाइजेस्ट करना। रेस्पिरेशन मतलब ब्रीथिंग, है ना, ब्रीथिंग करना। ब्लड सर्कुलेशन मतलब अपन जो ऑक्सीजन ले रहे हैं उसको, और जो अपन फूड में न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं उसको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, हम जैसे रिप्रोड्यूस करते हैं तो मम्मा से तुम आए, तुमसे मम्मा पापा से तुम आए, है ना, तुमसे और तुम्हारे जो भी होंगे उनसे कोई और तुम्हारा बच्चा आएगा, तो रिप्रोडक्शन। ग्रोथ मतलब हम बढ़िया न्यूट्रिएंट्स लेते हैं तो उससे हम ग्रो कर रहे हैं कि नहीं, पहले नन्हे मुन्ने बच्चे थे अब कितने बड़े हो गए, है ना। तो लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट्स में भी जैसे लाइफ प्रोसेसेस होती है, प्लांट्स भी बहुत सी लाइफ प्रोसेसेस कैरी आउट करते हैं। जैसे अपना खुद का फूड बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स मेक देयर फूड विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटो मतलब बनाना, सिंथेसिस, फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब बनाना, लाइट के प्रेजेंस में फूड बनाना, है ना। प्लांट्स रेस्पायर करते हैं टू रिलीज एनर्जी, ठीक है, प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं, फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, लेकिन रात को तो लाइट नहीं होती, है ना, सनलाइट, तो रात को वो रेस्पिरेशन करते हैं और दिन में भी रेस्पिरेशन करते हैं। फिर ग्रो, रिप्रोड्यूस एंड रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन देयर सराउंडिंग्स, है ना। प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे प्लांट्स ने बनाया फ्रूट, है ना, अब उस फ्रूट का जो बीज है तुम उसको वापस सो कर दोगे तो नया प्लांट आ जाएगा। तो प्लांट भी रिप्रोड्यूस करते हैं, प्लांट भी पहले छोटे से थे, है ना, सैपलिंग्स थे, फिर बड़े हो गए, तो प्लांट्स भी ग्रो करते हैं। प्लांट्स भी रिस्पॉन्ड करते हैं टू देयर सराउंडिंग। जैसे तुम देखना कि जो प्लांट होता है वो सनलाइट की डायरेक्शन में बेंड होता है, ठीक है। सीड जर्मिनेशन शोज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जैसे तो तुमने पहले सीड ग्रो की, उसको बोलते हैं सीड जर्मिनेशन ना। सीड सो की फिर उसके बाद वो सीड में से पौधा निकल गया, है ना। तो मतलब सीड की ग्रोथ होना, सीड का डेवलपमेंट होना, उसके पीछे भी साइंस है ना। द बिगर पिक्चर, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स लाइफ ऑन अर्थ इवॉल्व्ड इनटू कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स वेयर ऑल ऑर्गेनिजम्स आर इंटरडिपेंडेंट। तो अपनी जैसे अर्थ का निर्माण कब हुआ था, मिलियन ईयर्स पहले हुआ था, ठीक है, मिलियन ईयर्स पहले अपनी अर्थ आई थी। फिर अर्थ पर लाइफ भी कब आई, मिलियन ईयर्स पहले अर्थ पर लाइफ आना शुरू हो गई थी, ठीक है, जहाँ पर सारे ऑर्गेनिजम्स इंटरडिपेंडेंट थे। आज भी हम इंटरडिपेंडेंट है, हम प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, ऑक्सीजन के लिए। प्लांट्स हम पर डिपेंड करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग लाइफ प्रोसेसेस हेल्प्स अस। लाइफ प्रोसेसेस को समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि उससे हमें ये पता चलता है कि हमारी बॉडी कैसे और क्या काम करती है, मतलब नो हाउ आवर बॉडी वर्क्स, है ना, कैसे अपनी बॉडी काम करती है ना। अपने को हेल्दी क्यों रहना चाहिए, है ना। और अपनी बॉडी में अगर कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, जैसे अगर मुझे बहुत ज़्यादा अगर एक्ने ब्रेकआउट्स आ रहे हैं, तो मुझे उसके पीछे का रीज़न मुझे पता होना चाहिए, है ना, कि अपनी बॉडी को समझना चाहिए ना कि अपनी बॉडी में एकदम से चेंजेस कैसे आ गए, है ना। कई बार ऐसा नहीं होता, अपन कहीं जाते हो कभी कभी से रेड कलर के ददोड़े हो जाते हैं अपने को, या फिर बहुत ज़्यादा सुबह उठते से छींक आने लग जाती है। तो अगर अपन अपनी बॉडी को समझना शुरू कर देते तो अपने को ये चेंजेस के लिए अपन अवेयर हो जाते हैं कि मेरी बॉडी तो अभी तक ऐसे नहीं थी, ये चीज़ें क्यों हो रही है ना। चलो, अप्रिशिएट द बैलेंस इन नेचर बिटवीन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस, है ना। और अपन मतलब अप्रिशिएट करते हैं कि प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस में बैलेंस कैसे है, और कैसे अपन बैलेंस ला सकते हैं, ये सारी चीज़ें अपन अप्रिशिएट करते हैं कि देखो प्लांट्स हमें इतनी चीज़ें देते हैं, हिंदी में पोएम्स पढ़ी होंगी, लेकिन बदले में हमसे कुछ नहीं लेते हैं। नदियाँ हमें साफ साफ स्वच्छ जल देती है, लेकिन बदले में हमसे कुछ नहीं लेती हैं, ठीक है। तो
ये सारी चीज़ें। फिर मेजरिंग टाइम, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, टाइम की इंपॉर्टेंस, जैसे टाइम हेल्प्स अस ऑर्गेनाइज आवर डेली लाइफ, है ना। टाइम की वजह से हम अपनी डेली लाइफ को ऑर्गेनाइज कर पाते हैं, स्कूल जा पाते हैं। तो ये जो अलार्म क्लॉक्स होती है ना, उनके पीछे भी साइंस ही तो जुड़ी होती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है, फिजिक्स, गोइंग टू स्कूल, मील्स लेना टाइम पर, है ना, टाइम पर सोना, टाइम पर उठना, मेथड्स ऑफ मेजरिंग टाइम, जैसे पहले के ज़माने में जो लोग होते थे वो सन की शेडो से ऑब्जर्व करते थे कि क्या टाइम है, ठीक है। फिर मॉडर्न मेथड्स तो अपने पास है, अपन क्लॉक्स यूज़ करते, वॉच यूज़ करते, डिजिटल डिवाइसेस यूज़ करते फॉर एक्यूरेट टाइम। फिर लाइट एंड शेडोज़, लाइट की क्या इंपॉर्टेंस है अपनी लाइफ में, तो लाइट से हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं अपने अराउंड, ओके। फिर अगर हम रीडिंग कर रहे हैं या रात में पढ़ रहे हैं तो लाइट की वजह से हम अपने टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। फिर शेडोज़ इन नेचर, शेडोज़ आर फॉर्म्ड, शेडोज़ कब बनती, जब कोई ऑब्जेक्ट लाइट को ब्लॉक करता है। जैसे मैं चल रही हूँ, है ना, तुमने इधर से मेरे, जैसे सन है ना, अब तुम्हारी शेडो कब बनेगी, इधर सन है, इधर तुम हो, तो तुम्हारी शेडो पीछे बनेगी, ठीक है। तो शेडो तब बनती है जब कोई ऑब्जेक्ट लाइट को ब्लॉक करता है। अगर तुम नहीं होते तो सन की रेस तो एकदम सीधे सीधे स्ट्रेट जा रही होती है, लेकिन तुम बीच में खड़े हो गए, है ना, तो तुमने उसकी रेस को ब्लॉक कर दिया। अब क्योंकि तुमने उसकी रेस को ब्लॉक कर दिया तो अब उजाला नहीं बचा, तो उजाले के परे क्या है, अंधेरा। बारिश हो रही है, चलो। एग्जाम्पल यूजिंग शेडोज़ टू टेल टाइम, जैसे पहले के ज़माने में शेडोज़ को यूज़ करते थे टू टेल टाइम, है ना। एक्लिप्सेस आर जाइंट शेडोज़, एक्लिप्सेस मतलब क्या होता है, शेडोज़, बड़ी बड़ी शेडोज़ को एक्लिप्स बोला जाता है। तो अपन इस चैप्टर में, मतलब आगे के चैप्टर्स में सोलर एक्लिप्स पढ़ेंगे। सोलर एक्लिप्स में क्या होता है, जब मून बीच में आ जाता है, मतलब मून सन को ब्लॉक कर देता है, अर्थ और सन के बीच में मून आ गया, ठीक है, मून ने सन को ब्लॉक कर दिया। लूनर एक्लिप्स क्या होता है, अर्थ ब्लॉक सन्स लाइट फ्रॉम रीचिंग द मून, ठीक है, जब अर्थ बीच में आ जाती है सन और मून के, और वो मून की लाइट को ब्लॉक कर देती है, तो उसको बोलते हैं लूनर एक्लिप्स। अर्थ एंड मून मूवमेंट्स, फिर अर्थ्स रोटेशन, है ना, अर्थ और मून कैसे मूव करते हैं, तो अर्थ जो होती है, रोटेशन मतलब अपनी ही प्लेस पे घूमते रहना, तो अर्थ अपनी एक्सिस पर हर 24 आवर्स में मूव करती है, ठीक है। फिर इस वजह से ही डे और नाइट होता है ना। फिर अर्थ्स रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन मतलब होता है ऐसे चक्कर काटना, तो अर्थ मूव करती है सन के अराउंड, मतलब अर्थ को एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में 365 डेज़ लगते हैं और एक रोटेशन कंप्लीट करने में 24 आवर्स लगते हैं, है ना। और रिवॉल्यूशन की वजह से ही समर, विंटर्स, स्प्रिंग और ऑटम सीजन आता है, ये सोशल में डिटेल में पढ़ोगे ना। मून्स मूवमेंट, मून के मूवमेंट की वजह से क्या होता है, तो मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। इफेक्ट्स, मून के रिवॉल्व करने की वजह से ओशन में टाइड्स आते हैं, है ना, मून के फेजेस अपने को दिखते हैं, न्यू मून दिखता है, कभी फुल मून दिखता है, कभी हाफ मून दिखता है। इफेक्ट्स ऑफ दीज मूवमेंट्स, इन मूवमेंट्स की वजह से डे एंड नाइट अलाउ बैलेंस बिटवीन वर्क एंड रेस्ट, है ना। जैसे अपने को ये चीज़ पता होती है कि डे है मतलब अभी काम करना है, नाइट है मतलब सोने का टाइम है, तो डे और नाइट अपने वर्क और रेस्ट के बीच में बैलेंस क्रिएट करता है। सीजन्स इन्फ्लुएंस एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टाइल, सीजन्स की वजह से, जैसे हर सीज़न में अलग अलग तरीके की क्रॉप्स उगाई जाती है, ठीक है, तो उस वजह से सीजन्स की वजह से खेती, है ना, खेती पर प्रभाव पड़ता है, लाइफ स्टाइल पर भी प्रभाव पड़ता है कि हम ठंडियों के टाइम पर कुछ गरम गरम खाना खाते हैं जो हमें वार्म प्रोवाइड करे, गर्मी के टाइम पर ठंडा ठंडा जैसे दही, ऐसी चीज़ें खाते हैं, शरबत पीते हैं जो हमें ठंडक दे, ठीक है। टाइड्स की वजह से हम नेविगेशन मतलब डायरेक्शन, जो शिप्स में ट्रैवल करते हैं वो डायरेक्शन फाइंड कर पाते टाइड्स की वजह से। एंड मैरीन लाइफ बैलेंस, है ना, और जो मैरीन मतलब ओशियन में जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, टाइड्स की वजह से वो उनमें बैलेंस होता है, बैलेंस्ड रहते हैं। तो की पॉइंट्स टू रिमेंबर, तो अब यहाँ पर समरी देख लो, है ना, अगर अभी भी तुम्हें ऐसे थोड़े बहुत डाउट्स आ रहे हो तो समरी से सब क्लियर हो जाएगा। तो साइंस इज़ एन एडवेंचर ऑफ क्यूरियोसिटी एंड डिस्कवरी, तो साइंस एक एडवेंचर है ना, किस चीज़ का एडवेंचर है, क्यूरियोसिटी और डिस्कवरी का एडवेंचर है। ऑल ब्रांचेस ऑफ साइंस आर कनेक्टेड एंड हेल्प अस अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बेटर, साइंस की हर ब्रांच एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। एग्रीकल्चर, है ना, उसमें हॉर्टिकल्चर, फिशरी, तो साइंस की जो ब्रांचेस है आपस में कनेक्टेड होती हैं और हम वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, है ना। मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ दैट डिसाइड देयर यूजेस, जैसे मम्मा मेटल के बर्तन यूज़ करती हैं, ठीक है, खाना बनाने के लिए लोहे की कढ़ाई यूज़ करती है, लोहा एक मेटल है ना, तो वो क्यों यूज़ करती है, क्योंकि वो कंडक्टर है ना। कंडक्टर वो होते हैं जो हीट को अलाउ करते हैं टू पास थ्रू देम। वहीं अगर तुम इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहे होते हो तो तुम क्या पहनते हो, रबर ग्लव्स, क्यों, क्योंकि रबर्स आर इंसुलेटर्स, या वो बैड कंडक्टर्स होते हैं, दे डोंट अलाउ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। तो मटेरियल्स की प्रॉपर्टी की वजह से उनके यूजेस डिसाइडेड हैं, ठीक है।
जैसे अब तुम लोग हो, है ना, तुम लोग मान लो तुम में से कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा है तो मैडम उसको स्पीच देने के लिए उठा लेती हैं या थॉट ऑफ द डे बोलने के लिए उठा लेती हैं, है ना। जो पढ़ाई में अच्छा नहीं है ना, तो मतलब पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैम उसको सिर्फ जो इधर उधर के काम होते हैं कि ये बुक्स उठा के रख दो, यहाँ ये करो वो करो, है ना, स्टेज का माइक सेट कर दो, ये सारे काम देते हैं। ओके, तो यू प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग काम दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर तुम्हें घर में इलेक्ट्रिसिटी का बारिश हो रही है, अगर तुम्हें घर में इलेक्ट्रिसिटी का काम करवाना है तो तुम किसको बुलाओगे? इलेक्ट्रिशियन को बुलाओगे क्या? तुम कुक को थोड़ी बुलाओगे, इलेक्ट्रिशियन को बुलाओगे। चेंजेस कैन बी, अब जो चेंजेस हैं वो फिजिकल या केमिकल हो सकते हैं, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल हो सकते हैं। ये अपन ने पढ़ा। हीट इज़ अ की फैक्टर इन मोस्ट नेचुरल एंड आर्टिफिशियल चेंजेस। फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करते हैं टू स्टे अलाइव, ठीक है। फिर टाइम मेजरमेंट की वजह से मतलब अपन शेडोज से डिजिटल क्लॉक तक आ पाए। फिर लाइट और शेडोज़ हमें नेचुरल फिनोमेना जैसे इक्लिप्सेस के बारे में बताती है ना। अर्थ रोटेशन और रिवॉल्यूशन हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है बाय डेज, नाइट, सीजन्स एंड टाइड्स। कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, क्यूरियोसिटी मतलब होता है कि किसी चीज़ को जानने की डिज़ायर होना या कुछ नया सीखना। प्रॉपर्टीज़ मतलब किसी मटेरियल की क्वालिटीज़, जैसे हार्डनेस, कंडक्टिविटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की क्षमता, है ना, हीट कंडक्ट करने की क्षमता। क्लासीफाइंग मतलब होता है मटेरियल्स को उनकी सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पर ग्रुप करना, ठीक है। जैसे तुम अगर लाइब्रेरी जा रहे हो तो वहाँ पर बहुत सारी बुक्स आप ऐसे पढ़ी हुई हैं, हिंदी, इंग्लिश सब, लेकिन तुमने क्या किया, इंग्लिश की बुक एक साइड कबर्ड में रख दी, हिंदी की एक साइड कबर्ड में रख दी, तो उससे क्या होगा कि अब तुम्हें सब्सटेंसेस को लोकेट करने में डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो क्लासीफाई करना मतलब ग्रुप करना, ठीक है। रिवर्सिबल चेंजेस, जो चेंजेस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ सकते हैं, ठीक है। इरिवर्सिबल चेंजेस जो अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस नहीं आ सकता। इवेपोरेशन मतलब लिक्विड जब वाटर वेपर में चेंज होता है। न्यूट्रिएंट्स मतलब वो सब्सटेंस जो हमें हेल्दी रखते हैं। एक्लिप्स मतलब जब एक सेलेस्टियल बॉडी मतलब मून, अर्थ, सन, ये सब है ना, जब कोई सेलेस्टियल बॉडी लाइट को ब्लॉक कर देती है दूसरे से, ठीक है। जैसे कभी बीच में अर्थ आ गई थी, कभी बीच में मून आ गया था, है ना, तो सोलर लूनर एक्लिप्स हो गया था। रोटेशन मतलब होता है कि अर्थ का एक ही जगह पे रोटेट करना, घूमना, जिस वजह से डे और नाइट होना, है ना। फिर रिवॉल्यूशन मतलब अर्थ का मूवमेंट होना अराउंड द सन कॉजिंग सीजन्स, जिस वजह से सीजन्स में चेंजेस आते हैं। सस्टेनेबल मतलब होता है रिसोर्सेज को रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना ताकि हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ बचा सकें। सो दिस इज़ इट। अगर मुझसे पढ़ने मज़ा आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करके जाना, कमेंट तो कर ही देना क्योंकि ये चीज़ें मुझे बहुत बूस्टअप करती है। तो बाय बाय।